और से गुजर रहा है, जहां कश्मीर की उपलब्धि आज पूरे विश्व को हैरान कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कश्मीर घाटी को रेल से जोड़ने वाले विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज की, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। दुनिया का 8वां अजूबा, बादलों के ऊपर दौड़ेगी रेल। एफिल टावर से भी ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज अजूबा। सीधे दिल्ली टू श्रीनगर, रेल से देखते जाइए शहर। इंजीनियरिंग का कमाल, दुनिया करेगी सलाम। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनकर तैयार हो गया है। चिनाब नदी पर बने इस पुल के जरिए बहुत जल्द कश्मीर कन्याकुमारी तक फैले रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। बादलों के ऊपर इंद्रधनुष के आकार वाले इस नायाब रेलवे ब्रिज की भव्यता पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, क्योंकि इसने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद तो लगा ही दिए हैं। साथ ही इसने यहाँ घूमने का प्लान बनाने वाले पर्यटकों को कश्मीर आने का एक और नया वाजिब बहाना भी दे दिया है। न्यूज़ 24 आज पहुंचा है विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर। ये रेल पुल बना है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के चिनाब दरिया पर। ये सिंगल आर्क रेल ब्रिज है जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। चिनाब दरिया के जलस्तर से इस पुल की ऊंचाई है 359 मीटर और इस पुल की लंबाई है 1315 मीटर। अब हम आपको बताएंगे जिस जगह पर इस पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल का निर्माण बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा था, क्योंकि यहाँ बेहद ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं, कड़ाके की ठंड होती है। बेहद ज्यादा चुनौतियों के बावजूद इंजीनियरिंग की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाता है ये चिनाब दरिया पर बना सिंगल आर्क रेल ब्रिज। चिनाब रेल पुल आर्क पुल की कैटेगरी में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के महत्वाकांक्षी 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों को आपस में जोड़ने वाले इस पुल का एक हिस्सा जम्मू के रियासी में है, तो दूसरा हिस्सा उधमपुर के बक्कल में। ये 1315 मीटर लंबा ब्रिज किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा चिनाब रेल पुल की ऊंचाई नदी तल से 359 मीटर ऊंची है। इसके निर्माण में कंक्रीट और उच्च गुणवत्ता वाले स्टील का इस्तेमाल हुआ है। खास बात यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की टीम की सलाह पर बना यह पुल किसी भी आतंकी हमले को झेलने की ताकत रखता है। अर्धचंद्रमा के आकार वाले इस आर्च को करीब 2 लाख बोल्ट से जोड़ा गया है। इस पुल को बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन कोंकण रेलवे के इंजीनियर्स ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नामुमकिन से लगने वाले इस टास्क को पूरा कर दिखाया। न्यूज़ 24 संवाददाता पवन शर्मा भारतीय रेलवे के इस नायाब प्रोजेक्ट के ट्रायल रन के दौरान वहां मौजूद रहे और उन्होंने बेहद बारीकी से दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क रेल पुल का जायजा लिया। विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल पर हम इस समय मौजूद हैं और एक ट्रेन ट्रॉली का ट्रायल रन हो रहा है और न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है उसी ट्रायल रन का। हम इस समय उस ट्रेन ट्रॉली के अंदर मौजूद हैं और अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर घाटी का संपर्क देश दुनिया से सालों साल जुड़ा रहेगा। ये आप देखिए, जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो हिमालय की एक खूबसूरत वादियां दिखाई देंगी और चारों तरफ जो है खूबसूरत नज़ारा जो पर्यटक होंगे उन्हें दिखाई देगा। दिन रात इस पुल को बनाने के लिए काम किया गया, क्योंकि यहाँ पर पुल का निर्माण करना चुनौतियों से भरा था, लेकिन ये इंजीनियरिंग की बेमिसाल कारीगरी को दर्शाता है कि कैसे सिंगल आर्क पर यह पुल का निर्माण किया गया है। बादलों के ऊपर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच शान से खड़ा यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाली हवा का भी मुकाबला कर सकता है। इतना ही नहीं, ये रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाला भूकंप भी झेल सकता है। कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से जोड़ने वाले इस अहम पुल के निर्माण से जहां कश्मीर पूरे देश से जुड़ जाएगा,
तो वहीं भारतीय सेना के जवानों को कश्मीर घाटी और सियाचिन और लद्दाख जैसे दुर्गम पोस्ट तक पहुंचने में भी कम मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि बर्फबारी के दौरान जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अक्सर बंद हो जाया करता था, लेकिन इस रेल पुल के जरिए सेना की मुसीबत आधी हो जाएगी। रणनीतिक लिहाज से और सेना का साजो सामान कश्मीर घाटी तक पहुंचाने में ये रेल पुल जो है बेहद ज्यादा कारगर होगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जब बर्फबारी होती है नेशनल हाईवे बंद हो जाता है और ऐसे में आसानी से सेना का साजो सामान कश्मीर घाटी तक पहुंचाया जा सकता है। ये आप देखिए कि बेहद खूबसूरत नजारा हर तरफ हमें दिखाई दे रहा है और आज न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि कैसा वो खूबसूरत नजारा होगा जब रेल मार्ग के जरिए जो पर्यटक हैं वो पहुंचेंगे कश्मीर घाटी में। और आज हम बेहद ज्यादा खुश हैं क्योंकि हमें यहां पर बैठने का मौका मिला है। जो ट्रेन ट्रॉली है उसका ट्रायल रन हो रहा है और आज हम उसी ट्रेन ट्रॉली के ट्रायल रन का हिस्सा बने हैं। और आपको बता दें बेहद ज्यादा लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लोग जो है बेहद ज्यादा उत्साहित थे कि उन्हें कब मौका मिलेगा ट्रेन में सफर करने का, कि चाहे वो कन्याकुमारी हो। अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर घाटी तक जो है रेल के जरिए पूरा दुनिया ही नहीं बल्कि पूरा देश जो है बेहद ज्यादा खुश होगा, क्योंकि रेल के जरिए अब कश्मीर घाटी तक पहुंचा जा सकता है। आप देखिए बेहद ज्यादा खूबसूरत नजारा और सामने आप देखिए कि कैसा होगा वो खूबसूरत नजारा जब दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर सफर करेंगे आप लोग। और आप देखिए कि यही वो ट्रैक है, इसी ट्रैक से होते हुए आप कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और तमाम लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये एफिल टावर से भी ऊंचा पुल है। और आपको बता दें कि हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज को ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण किया है और सिंगल आर्क के ऊपर ये पुल जो है उसका निर्माण किया गया है। अब जो है भारत का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है। खालिस स्टील और कंक्रीट से बने इस पुल को लेकर निर्माण कंपनी का दावा है कि ये पुल करीब 120 साल तक ऐसे ही खड़ा रह सकता है और तेज रफ्तार ट्रेन इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। 17 पिलर वाले चिनाब रेलवे पुल को बनाने में 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे बेमिसाल मजबूती देता है। इस पुल के निर्माण की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। इस पुल का निर्माण साल 2004 में ही शुरू कर दिया गया था और साल 2009 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, लेकिन सुरक्षा और तकनीकी कारणों के चलते कई बार प्रोजेक्ट साइट पर काम रोका गया। हालांकि प्रोजेक्ट का काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन साल 2014 के बाद जब मोदी सरकार ने अपना कार्यभार संभाला तो इस रेल ब्रिज को बनाने के काम ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश में डेवलपमेंट का एक नया आयाम बना रहे हैं, ये चेनाब ब्रिज भी उसका ही एक अंग है। जो जिस संकल्प के साथ, जिस इच्छा शक्ति के साथ मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट चेनाब ब्रिज, ये टनल्स, ये सब उसी का हिस्सा है। अपने अनूठे डिजाइन और फौलादी मजबूती के चलते चिनाब रेल पुल जितना अचंभित करता है, इसे बनाने में इंजीनियर्स के सामने आई चुनौती की कहानी भी उतनी ही रोमांचित करती है। देश के सबसे ऊंचे रेल पुल के निर्माण की परियोजना की नींव नदी के दोनों ही तरफ रखी गई थी, जिसमें इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्क को इस तरह बैलेंस करना था ताकि वो पुल के बाकी हिस्सों का वजन सह सके। इतना ही नहीं, इस पुल के निर्माण में आने वाले खर्च, इसका खूबसूरत डिजाइन, बैलेंस और निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान की उपलब्धता को समझकर जिस तरह से इंजीनियर्स की टीम ने चिनाब रेल ब्रिज को एक बड़े स्पैन सिंगल आर्क स्टील ब्रिज के रूप में डिजाइन किया, ये अपने आप में अनूठा है, क्योंकि इससे पहले देश में कभी इतनी ऊंचाई पर कभी कोई रेल पुल नहीं बनाया था। ये ब्रिज जो है इसका एक सिंगल आर्क जो है उसका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी हेवी है, लॉन्गर है, तो उसको कैटर करने के लिए जो ट्रैक में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल रेल कम ब्रिज एक्सपेंशन जॉइंट लगाया गया है, जिसका कैपेसिटी करीब 1 मीटर ऑफ एक्सपेंशन को कवर कर सकता है वो। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशल टाइप का ब्लॉक्स लगाया गया है जो रेल के साथ इंक्लूडेड है। तो ये पार्ट जो है स्पेशली डिज़ाइन किया गया फॉरेन में और मेक इन इंडिया के थ्रू इसको बनाया गया इंडिया में। एंड दिस विल कवर द लॉन्गेस्ट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस ब्रिज, दिस एंड पे एंड ऑन द अदर एंड ऑल्सो।
and this is having same kind of expansion joint on the two ends of the bridge also. अगर हमें बारीकी से आप बताएं कि ये जो आपने एक्सपेंशन के बारे में बताया है, ये जिस जगह से ये जो सिंगल आर्क ब्रिज है शुरू होता है वहां पर है और जिस जगह पर खत्म होता है वहां पर है, इस तरह का जो ब्रिज का दो एंड पे है और आर्क का दो एंड पे है। जी जी, यस, ये आर्क का मिडिल पोर्शन है, तो आर्क को इस हिसाब से डिजाइन किया गया जो उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हाईएस्ट वाला पार्ट है वो इस पोर्शन में ही आएगा। मिडिल पोर्शन यहाँ पे फिक्स्ड है और इसका दो एंड जो है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये स्पेशल एक्सपेंशन डुअल डायरेक्शनल एक्सपेंशन जॉइंट लगाया गया है। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा काइंड प्रोडक्ट लग रहा है ऑल ओवर इंडियन रेलवेज में। तो ये जो डिज़ाइन है ये आपने कहाँ से इसमें देखा आपने? ये डिज़ाइन हमारा ओन डिज़ाइन है, वो हमारा कंपनी इसमें एक्सपर्ट है। दिस इज डिजाइन्ड इन फ्रांस एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। अच्छा अच्छा, तो जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो इस ये जो आपने एक्सपेंशन है यहाँ पर, इसका उसको फायदा होगा? यस ऑफ कोर्स, कि ट्रेन को स्मूथ मूवमेंट मिलेगा। ब्रिज का जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है वो ट्रैक में कहीं भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड दिस विल हैव अ कंटिन्यूअस मूवमेंट। रेल को कंटिन्यूअस व्हील कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो उसमें कोई ट्रेन में आपको फीलिंग्स नहीं रहेगा गैप का ऊपर से जाने के लिए। यहाँ से जब ट्रेन गुजरेगी तो उसकी जो रफ्तार है ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे से होगी कि उससे अधिक होगी? नहीं, ये ब्रिज का डिजाइन ही है 100 kmph स्पीड के लिए और 25 टन एक्सेल लोड के लिए, हेवी गुड्स के लिए, गुड्स व्हीकल के लिए, तो इसके लिए वो डिजाइन सुटेबल है। इसमें 100 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड में जा सकता है गाड़ी। 1315 मीटर लंबे चिनाब रेलवे ब्रिज के निर्माण में तकरीबन 30,350 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इस रेल पुल के विशाल आर्च के निर्माण में ही खपे स्टील की बात करें तो इसमें कम से कम 10,620 मीट्रिक टन स्टील की खपत हुई है, जबकि ब्रिज डेक के निर्माण में करीब 14,504 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेल पुल में 93 डेक हैं, जिनमें प्रत्येक का वजन लगभग 85 टन है, जो घाटी के दोनों सिरों से जुड़े शक्तिशाली स्टील आर्क पर लॉन्च किए गए हैं। इस पुल के दोनों छोर के बीचों बीच आर्क को जोड़ने के लिए हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे इतना मजबूत बनाता है कि ये घाटी में बहने वाली 260 किलोमीटर की हवा का दबाव भी आसानी से झेल सकता है। दिल्ली मेट्रो और मेट्रो सिटी में हमने काम किए हैं, लेकिन आज की डेट में हमारी जो इंजीनियर्स है सारे इस पहाड़ी इलाके में आके और इतने डिफ़िकल्ट हॉस्टाइल सिचुएशन में इन्होंने काम किए हैं और उसको हमको बेहद खुशी हो रही कि हमारी प्लेन एरिया से लोग आके यहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट रीजन में आके काम किए हैं। और यहाँ पे जैसे बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड होता है, हमेशा खतरा की रहता है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा तूफान चल रहा है। हाँ, अभी भी तूफान चल रहा है। कल नाइट में यहाँ पे, आज तो बड़े धूप खिली हुई है, कल नाइट में इतना धूप थी और नाइट पर हमने काम किए हैं और बहुत सारे खतरा मोड पे लेके भी हम लोग काम किए हैं। हवा इतनी तेज चलती है रोज यहाँ पे हवा चलती है, कभी कभी रुक जाती है लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे हवा चलती है और बर्फ पड़ता है। लोग ठंडे में और बारिश में बहुत मेहनत करके काम किए। यहाँ पे लॉजिस्टिक प्रोग्राम, जो लॉजिस्टिक है ना, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी माने डिफिकल्ट है। ट्रांसपोर्ट करना, एक बार स्लाइड हो गया तो 2 दिन के लिए रोड बंद हो जाता है। जब तक रोड क्लियर नहीं होता है और ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं होता है। चिनाब रेल ब्रिज के निर्माण के साथ भारतीय रेल ने पहली बार कई ऐसे मापदंड भी स्थापित करने का कीर्तिमान बनाया है, जिसके बिना इस पुल के निर्माण में उच्च गुणवत्ता बनाए रखना नामुमकिन था, जिसमें उत्तर रेलवे की मदद से भारत में पहली बार बनाया गया NABL प्रयोगशाला भी शामिल है। उत्तर रेलवे की मदद से स्थापित किए गए इस प्रयोगशाला का मूल मकसद सिर्फ ये सुनिश्चित करना था कि परियोजना के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं किए जा सके। यहाँ पे लॉजिस्टिक प्रोग्राम, जो लॉजिस्टिक है ना, ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी माने डिफिकल्ट है। ट्रांसपोर्ट करना, एक बार स्लाइड हो गया तो 2 दिन के लिए रोड बंद हो जाता है। जब तक रोड क्लियर नहीं होता है और ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं होता है। ये सब काम पे हमको रोड क्लियर करना और हर चुनौती को पार किया और आज आपने जो है विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार कर दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और कितनी खुशी होती है जब ये देखते हैं आप। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और सारे लोग इसको गर्व करते हैं, ना कि उन्होंने मेहनत की है अपने लिए, देश के लिए मेहनत किए हैं। ये एक खुशी की बात है। और आगे भी आप इस तरह का चैलेंज मिलता है तो तैयार है स्वीकार करने के लिए? बिल्कुल सर, मैं इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ भारत रेलटेक से और हमारे चिनाब नदी के ऊपर नदी तल से करीब 359 मीटर की ऊंचाई पर बने इस रेलवे पुल के मेहराब के हिस्सों को केबल क्रेन की मदद से ऊपर ले जाना सिविल इंजीनियर्स के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय रेलवे के इंजीनियर्स ने नामुमकिन से लगने वाले इस टास्क को सच करके दिखा दिया। खुद को सहारा देने वाले चिनाब रेल पुल का आर्क
आज पूरी दुनिया में भारतीय इंजीनियरिंग की मिसाल बन चुकी है। पहली बात है, जम्मू कश्मीर में हम चैलेंजिंग वर्क था कि हम इस प्रोजेक्ट को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम खत्म करें, क्योंकि ये हम लोग ये था कि बहुत दिन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं चेनाब ब्रिज कब मतलब लाइनिंग अपना पूरा होगा, कब ट्रेन चलेगी, लोगों का मन में यही था। तो उससे जो ट्रैक बिछने का बारी है, हम लोग पारस कंपनी से जो टारगेट मतलब प्रोजेक्ट मिला है, तब से हम लोग बड़ी मतलब मेहनत से, और ये जो सिंगल आर्क रेल ब्रिज है और इसका ये जो ऊंचाई है ये एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। सिंगल आर्क ब्रिज तैयार करना बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा था। बिल्कुल सर। ये तो मतलब कहा जाए तो बहुत बड़ी मतलब एक मतलब बोलते हैं ना उसको, एक तो टारगेट ही मतलब ये था कि हम लोग एक विश्व का सबसे ऊंचाई ब्रिज में काम करना और वर्ल्ड के ये में तो, और उसके बाद हम लोग इसके बाद टनल जो है हमारा यहाँ से जो T6 से लेकर T12 डुगा स्टेशन जहाँ तक है वो सारा एकदम पूरा एक सबके अगर देखेंगे ये सब सारे चीज़ डिफिकल्ट था, उसको काम करना ही करना है, इस सिचुएशन में ही करना। बिल्कुल। चिनाब रेल पुल के निर्माण में उन तमाम सुरक्षा मानकों का ख्याल रखा गया है जिनका पालन भारतीय राष्ट्रीय मानक और रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ करते हैं, और इसके लिए बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सलाह भी ली गई। हालांकि इसके निर्माण के लिए शुरुआत में जो बजट निर्धारित किया गया था, पुल बनने तक उस बजट को कई बार बढ़ाया गया। बावजूद इसके 1486 करोड़ रुपए के कुल बजट में बना देश का ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज देश के लिए अपनी कीमत से कई गुना ज्यादा अहमियत रखता है। यही वजह है कि चिनाब रेल पुल को इस वक्त पूरी दुनिया अजूबे के तौर पर निहार रही है। और ये जो पुल है ये उधमपुर बारामूला श्रीनगर राष्ट्रीय रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। अब जल्द ही, क्योंकि ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है, पुल का निर्माण पूरा हो चुका है, अब जल्द ही कश्मीर घाटी से जब यात्री जाएंगे वो इस रेल मार्ग के जरिए जाएंगे और यहां से होते हुए वो कश्मीर पहुंच जाएंगे। अब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रेल मार्ग के जरिए भी कश्मीर घाटी जो है वो देश दुनिया से जुड़ जाएगी। और आप देखिए ऊंची ऊंची क्रेन जो है ये भी विश्व की सबसे ऊंची क्रेन है जो इस पुल के निर्माण में लगाई गई थी, और इसे जो है ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, यह पुल उसे झेल लेगा। 8 तीव्रता या उससे अधिक का भूकंप आता है उसे भी यह पुल झेल लेगा। हर एक छोटी, हर एक बड़ी, छोटी बड़ी, बारीकी से बारीकी चीज को ध्यान रखते हुए इस पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल को देखिए, यहां पर बेहद ज्यादा चुनौतियों से भरा पुल, और आप देखिए सामने बर्फ से लदे पहाड़, हिमालय की खूबसूरत वादियां, और यहां से गुजरेगी ट्रेन। और वो दिन दूर नहीं है क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि जो रेल ट्राली है उसका ट्रायल रन हो चुका है। कुछ जगहों पर जो है वो निर्माण कार्य चल रहा है क्योंकि सबसे बड़ा निर्माण कार्य था इस पुल को बनाना, क्योंकि ये चुनौतियों से बड़ा पुल था। और ये पुल तैयार हो चुका है, पटरी बिछ चुकी है, रेल ट्राली जो है उसका ट्रायल हो चुका है। अब सालों साल जो है कश्मीर घाटी का संपर्क देश दुनिया से जुड़ा रहेगा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रियासी। अब मेरे सहयोगी ऋषिकेश के साथ देखिए दिल्ली से स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है, और ऐसे में राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी एकता की महाबैठक से क्या बीजेपी को उसके घमंड के घोड़े से नीचे उतारा जा सकता है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए मजबूत विपक्ष एक साथ एक मंच पर खड़ा होगा? क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष के खासकर क्षेत्रीय दलों के बीच में आपसी वैचारिक प्रतिद्वंदिता और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और क्षेत्रीय स्तर पर
राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा, और अगर एकजुट हो पाएगा तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पराक्रम सामने दिखा पाएगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विपक्षी एकता में सबसे बड़े बाधा के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वैचारिक प्रतिद्वंदिता एक साथ और एक सामने दिख रही है। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ये राजनीतिक ऑफर दिया है कि अगर वो दिल्ली और पंजाब की राजनीति से अपने पैर पीछे खींच ले तो वो होने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत नहीं आजमाएगी। इससे साफ है कि विपक्ष के लिए ये कितना मुश्किल है, और यही जानने के लिए न्यूज़ 24 देश की राजधानी दिल्ली के गली चौक चौराहे पर मौजूद है। माहौल क्या है जानने के लिए, और सबसे पहला सवाल हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि भाई आखिर क्या इस तरीके की बातें हैं। दादा ये बताइए कि बिहार में एक बैठक हो रही है विपक्षी एकता को लेकर के, आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दो तो हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ छोड़ दें, तो विपक्ष के लिए क्या लग रहा है आप लोगों को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक होना चाहिए? देखिए भाई, ये तो जब मतलब के लिए कोई सी भी सारी पार्टी एक हो जाएंगी, मगर एक शेर को पकड़ने के लिए इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये कितना ही कुछ भी कर लो मगर उसका मुकाबला मुश्किल है। शेर किसको? आप नरेंद्र मोदी जी को? अरे एक ही पीएम है हिंदुस्तान में, एक ही बब्बर शेर है और बाकी ना गीदड़ पीदड़ है सब। तो उसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर नहीं हरा कुछ फर्क नहीं पड़ा है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी। एक और बताऊं मैं, आपके अगर कांग्रेस और ये लड़े मगर मिलके नहीं लड़े तो फर्जीवाल का तंबू उखड़ जाएगा। उखड़ जाएगा बिल्कुल 100% मैं आज कह रहा हूँ। विधानसभा में तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और हम मिलके लड़े तो बीजेपी का तंबू उखड़ जाएगा। अब फिर तो उखड़ जाएगा, मगर फिर भी बीजेपी का ना उखड़ने का नहीं उखड़ेगा ना। 7 लोकसभा सीट में कांग्रेस और 7 बीजेपी की है, आज लिखवा लो। और अगर कांग्रेस और मैं यहीं बैठा मिलूंगा या उस ठेले पे मिलूंगा या यहाँ मिलूंगा, बैठा मिलूंगा। केजरीवाल और कांग्रेस मिलके लड़े तो इनसे कुछ नहीं उखड़ेगा, नहीं उखड़ेगा। ये जो ना ये 3 व्हीलर वाले खड़े हैं, हाँ। ये 5-5 हजार रुपया लेते हैं मुझसे केजरीवाल से, हाँ। वोट उसको देते हैं विधानसभा की, हाँ। और बड़ी वोट जो है वो मोदी को देते हैं। ये ही है 3 व्हीलर वाले, ना तो इनसे पूछ लो। सही बात बोल रहे हैं भाई साहब, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, अंकल जी कह रहे हैं अपने सोच और समझ, अपनी जितनी वृद्धि होगी जितनी बुद्धि होगी उतनी बात करते हैं वो। हाँ। विपक्ष में जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, आप एक उंगली को, एक लकड़ी है जैसे उदाहरण के तौर पे, उसको अगर तोड़ना चाहेंगे आराम से टूट जाएगा। अगर वही 5 लकड़ियां इकट्ठे होंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और हो सकता है ना भी टूटे। तो अभी जो विपक्षता में एकता है उसको तोड़ना नरेंद्र मोदी के लिए, या मैं कहूँगा एक थे आसाराम, दूसरे है झांसाराम। झांसाराम नरेंद्र मोदी है, ये झांसा दे रहे हैं लोगों को, किस तरह इनको लेके बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, तो वो बना रहे हैं। लोग अब बनने से रहे, चाहे किसी भी स्टेट में आप ले लो। आज के डेट में इनका इजहार भाई ये बताओ, दादा खाएंगे ना, दादा खाएंगे। दादा कह रहे हैं कि विधानसभा में आप पैसा ले लोगे, केजरीवाल को वोट दे दोगे, लेकिन लोकसभा में आप दिल्ली का जब सल्तनत का चुनाव होगा तो आप बीजेपी को वोट देते भाई। हम तो बीजेपी को कल भी नहीं देते थे और आज भी नहीं देंगे। अच्छा, अगर रही बात, अगर बीजेपी की बात रही, अगर नितिन गडकरी अगर मेरे यहाँ से खड़ा होगा अगला बंदा, तो मैं उसको वोट दूंगा सबसे पहला। लोकसभा में हो या राज्यसभा में, अगर कभी भी कहीं भी खड़ा होगा, अगर मेरे एरिया से खड़ा होगा, सबसे पहला वोट मैं करूंगा उनको, क्योंकि वो उन्होंने काम किया है। अच्छा, वो अपने बलबूते में काम करते हैं। गडकरी को छोड़। अच्छा, एक बात बताओ, आप भी दिल्ली के वोटर हो, ये बताओ कि अगर केजरीवाल और कांग्रेस मिल जाए तो यहाँ बीजेपी को हराया जा सकता है? नहीं, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा भाई। हाँ, विधानसभा में तो उसी, विधानसभा में केजरीवाल को, लोकसभा में मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। हाँ। ये देखो भाई साहब, क्या भैया कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नितिन गडकरी बनने लायक है भाजपा में। अच्छा, बाकी ये बताओ, दिल्ली में रहते हो? नहीं, यूपी में रहते हैं हम तो। कहाँ, कौन सा जिला घर है? मुजफ्फरनगर। हाँ जी। तो ये बताओ कि मुजफ्फरनगर में इस बार क्या होगा? विपक्षी अगर मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस मिल के लड़ेंगे तो बालियान चुनाव हार जाएंगे। देखो, अगर आप धरातल की बात करो ना, मायावती का निष्क्रिय होना और उसके कार्यकर्ताओं का निष्क्रिय होना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा हुआ। आप चुनाव उठा लो, जब से मायावती कमजोर हुई है, भाजपा सशक्त रूप से, भाजपा ने अपना कहीं ना कहीं एक वोट बैंक बना दिया। कह रहा कि सब मिल के लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा। मायावती निष्क्रिय है ना, मायावती निष्क्रिय है, और उसके पास उसके
ये कह लो कि उसके समुदाय से अभी कोई ऐसा ठोस नेता नहीं आया कि उस जनाधिकार को अपने पास खींच सके। ये प्लस पॉइंट है यूपी में। आप धरातल की बात करो। अच्छा, ये बताओ, अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस मिल जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा आंदोलन 13 महीने चला था। हाँ। मैं न किसानों की सपोर्ट कर रहा हूँ, न मैं कर रहा हूँ सरकार की। कहीं ना कहीं दोनों की अपनी मांग जायज है। एक लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन एक खूबसूरती होती है। वोट किसको हाँ, अभी बता रहा हूँ ना सर। उसके बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 जिले आते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है, 5 भाजपा के हाथ से सरक गई। शामली में 3 विधानसभा है, तीनों की सरक गई। बागपत में 5 है, 1 रह गई इनके पास। आप पूरा आंकड़ा उठा के देख लो पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल है। उससे बुरा इनका लोकसभा में होगा अगर इन्होंने अपनी नीतियां नहीं बदली। किसान बैठा दिया, नौजवान बैठा दिया, तो जाट के खिलाफ मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। जाट मुसलमान के कहाँ खिलाफ है? सुबह से 10 फोन आए, उसमें से 9 नंबर हमारे दोस्त मुसलमानों के। कहाँ खिलाफ है जाट मुसलमान? अच्छा, आप मीडिया से हो, हाँ या नहीं? नहीं, तुम बताओ। नहीं, हमारे लिए तो आप मीडिया से हो। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री की नजरों में आप तुम मीडिया से नहीं मुजफ्फरनगर, हो। तुम उत्तर प्रदेश की बात करो। तुम ये बताओ कि बीजेपी कहती है कि मायावती मिल गए, अखिलेश मिल गए, कांग्रेस मिल गए, तब भी 2019 में क्या हुआ? हमने आपको वही बताया धरातल पर। मायावती का निष्क्रिय होना एक ऐसा नहीं होता कि हमने गठबंधन आपको कर दिया और मेरे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे, मेरे पदाधिकारी जमीन स्तर पे कार्य नहीं कर रहे, उससे बेनिफिट नहीं होगा, वो तो बेकार का है। बीजेपी के खिलाफ सब मिल जाए कांग्रेस, तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पत्ता भी नहीं लेगा। हाँ? पत्ता भी नहीं लेगा। किसका पता नहीं लेगा? मोदी जी का। मोदी जी का नहीं लेगा, क्यों? वो तो जड़ के अंगद का पैर है, कोई नहीं हिला सके। विपक्षी एकता लोग कह रहा है कि बीजेपी को हरा देगा, ये सब ऐसे झूठ है। कहने से क्या होता है? नहीं, मोदी जी ने पूरी दुनिया में नाम डंका बजवा दिया अपना। अच्छा, ऐसे कोई भी इकट्ठे हो गए, ये चवन्नी ठन्नी इकट्ठे हो गए, थोड़ा ना रुपये को हरा देंगे। नहीं, मोदी जी को, मोदी अंगद का पैर है, उसे कोई नहीं हिला सकता। और आने वाले 10 साल 15 साल तक कोई नहीं हिलाएगा। योगी जी तैयार हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, विपक्ष मिल जाए तब भी। अरे कोई भी मिल जाए, वो अंगद का पैर है, उसे कोई नहीं हिला सकता। पक्षी एकता का जो बवंडर मचाया हुआ है लोग कि मोदी जी को हराना है तो सब मिल के आ जाएगा, सब पार्टी 20-22 दल है। देखिए, ये सब अपना सबका सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है। इस समय जो यूपी की जनता है उसके नज़र में मोदी जी से बेहतर कोई है नहीं। अरे तो मोदी जी पर तो कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। खाली बनारस थोड़े उत्तर प्रदेश पूरा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब वही लोग कह रहे हैं जो पहले से कहते चले आ रहे हैं, वो हर समय वही कहते रहेंगे। दिल्ली में लोग कह रहा है कि सब विपक्ष, अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिल जाए तो यहाँ बीजेपी को हराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या मायावती, अखिलेश, कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी। देखिए, जनाधार तो सबका बढ़ा है और फिलहाल जो केजरीवाल कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। केजरीवाल जैसा कोई नहीं कर पा रहा है दिल्ली में। लोग कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिल जाए तो बीजेपी की 7 सीटों को हरा दे सकती है। ऐसा आपको लगता है क्या? ऐसा तो खैर नहीं लगता। क्यों? अपनी पॉलिसीज़ हैं, काफ़ी ग्रोथ हुई है अब के टाइम में। बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया तो है, बट लेकिन हाँ, जिस तरह से केजरीवाल ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी की हैं, तो खैर मैं तो इन चीज़ों से दूर रहती हूँ, बट मेरे को वो अच्छा लगता है जो अच्छा काम कर रहा है। आप वोट तो देती होंगी ना हर बार? हाँ, वोट देती हूँ मैं। हाँ, वोट देती हूँ। तो विधानसभा में आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है, लोकसभा में बदल जाती है, या एक ही होती है? नहीं, एक ही होती है। एक ही होती है। एक्चुअली डिपेंड करता है ना वर्क कैसा कर रहे हैं लोग। बस कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्तखोरी आपने सिखाया कोविड में। कांग्रेस अब दोबारा उसी पद्धति में आ गई, मुफ्तखोरी। कमाल के आदमी क्या बात कर, आप बांटे हो तो। मैंने आपको 4 राज्य गिना दिए। मुफ्तखोरी के दम पे ही वहाँ सरकार, ये राज्य सरकार ये बनी हुई है, मुफ्तखोरी के दम पे। किसी ने घोषणा करी कि हम टैक्स बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सीधे घोषणा है हम 2000 रुपए वहाँ माफ कर देंगे। लेडीज वहाँ पे भी, कर्नाटक में भी। आपने ही तो शुरुआत की भैया। मैंने कब शुरुआत की? बीजेपी की सरकार नहीं की। कौन से स्टेट से? बीजेपी की सरकार ने मुफ्त। कौन से स्टेट से? मैं लंदन से हूँ। मजाक लगा आपको? मजाक नहीं कर रहे भाई। अरविंद केजरीवाल की बात आप जानते नहीं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। अच्छा। इसको लंदन बने, अब ये चल रही है 7वीं 8वीं साल। उसने आते ही घोषणा कर दी थी कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, बन गई। तो मैंने उसी दिन से मान लिया था मैं लंदन। कर्नाटक को लंदन बना दिया सरकार ने। कर्नाटक को तो अब ये मध्य प्रदेश में 15 साल, गुजरात बन गया। कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल पहुंचा था, 209 सीटों पे इलेक्शन भी लड़ा, पर वहाँ की जनता ने गुजरात पसंद नहीं किया। लंदन बन गया। अरे गुजरात कोई पसंद ही नहीं की थी। गुजरात के लोगों ने तो भगा दिया था कि हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ, तो कैसे 5 सीट दे दिए गुजरात में? तो 5 सीट आने से क्या होता है? गुजरात में के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं चाहिए। ऐसे तो AIMM, ये ओवैसी,
ये भी बिहार में सीट जीत लाया। सिर्फ मुसलमान एकता इकट्ठा होने के नाम पे, ना नाली बनाऊंगा, ना सड़क बनाऊंगा, ना लाइट दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। वो तो उस पर भी सीट जीत गया। भाई साहब कोई नहीं हराने वाला है। फ्री का लॉलीपॉप है ना, ये इंडिया जैसे पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, जैसे श्रीलंका के हाथ में कटोरा है, वैसे ही हालत आएगा फ्री का। देना ही है तो फ्री सबको कह दें कि सरकारी नौकरी छोड़ दें भैया, हम फ्री देंगे। तो यही तो बीजेपी पर विपक्षी कह रहा है कि आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन आप दिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश में देख रहे हो लोगों को फ्री नहीं दे रहे हैं। भाई साहब एक बात बताऊं, जो दिल्ली है, दिल्ली के दिल है ये जो जगह पर हम खड़े हैं, दिल्ली, यहाँ पे कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के पास भोजन नहीं जाता है। आप भी देखे होंगे यहाँ पे जिसका मकान है ना 50 लाख से नीचे का मकान नहीं है किसी के पास, वो का गरीब आदमी है, उनको राशन चाहिए। गांव में जाके देखिए, गांव में जो 70 गांव में रहते हैं उनको जरूरत है राशन का। वहाँ पे कोई कमाने का साधन नहीं है, वहाँ पे जरूरत है ना। तो दिल्ली को कह दे कि हमारे अंडर में आ जाओ जी, हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें फ्री में सब कुछ देंगे। एक बात बताओ, आप सब सही बोल रहे हैं, बीजेपी को आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर हरा सकती है? बिल्कुल हरा सकती है। आप 2019 में देख लीजिए, बीजेपी को 38% वोट मिले, विपक्ष को 62% वोट मिला। इसका मतलब 62% जनता बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं बट जाने के कारण वो 38% वोट पाके जीत गए। ये 62% लेके सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, ताकि हर एक दल से इस तरह से जोड़ा जाए जिसमें किसी भी दल का कोई नुकसान भी ना हो। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए कि सबका मंत्री पद भी हो जाए, उसमें छीन झपटा भी नहीं हो जाए। तो कैसे होगा भैया? आम आदमी पार्टी कर रही है कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दो, तब हम आपके साथ। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और दिल्ली में भी है। इतना हो सकता है कि सीटों पे बंटवारा होना चाहिए, कुछ सीटें आप छोड़िए, कुछ सीटें वो छोड़े, तो उस तरह से इसमें बंटवारा हो सकता है। और 23 जून को मीटिंग है, तो उसमें कुछ निकल के सामने आएगा। बहुत कम लोग मिले हो जो कह रहे हो कि विपक्ष मिलके हरा सकता है बीजेपी। बिल्कुल हरा सकता है, क्यों नहीं हरा सकता? क्यों नहीं हरा सकता? बिल्कुल हरा सकता है। तो आप ये बताओ कि विपक्ष मिलके बीजेपी को रोक सकती है या नहीं रोक सकती है 24 में? जी नहीं। क्यों? सर, माननीय मोदी जी को रोकना बहुत मुश्किल बात है। ऐसा क्या है 2024 में मोदी जी, भाई साहब, बस मोदी जी ही हैं। और आपका कौन सा स्टेट है? स्टेट तो सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। दिल्ली में बताओ, आप 7 सीटों में से अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है? नहीं हराया, क्योंकि सर 38% वोट से रवि एक भाई बोल रहा था कि देखो सेंटर में तो ही मोदी जी ही आएंगे। कोई ये को उनका वो है कि भाई जैसे कर्नाटक है, दिल्ली है, राजस्थान है, ये स्टेट उन्होंने लिया है, जीता है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे। आएंगे तो मोदी जी और उनके अलावा कोई नहीं है। विपक्ष मिल जाए तब भी कोई गुजारा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर लेंगे? शेर का शिकार कर सकते हैं? कैसे बात करो आप? गिदड़ मिलकर नहीं कर सकते। एक भी गिदड़ है मोदी जी के बराबर में? भाई साहब, तो वाजपेयी जी 26 दल को मिलकर बनाए थे। थोड़ी मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं 2014 के बाद बोल रहा हूँ, सारे गिदड़ मिल जाए, शेर का शिकार नहीं कर सकते। तो वाजपेयी जी 26 दल, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? 26 दल छोड़िए, हम 14 से बाद, मैंने अभी बात क्यों? आपको 14 के बाद कोई भी मिल जाए तो मोदी जी को हरा नहीं सकते। बाल न बाकार हो सकता है नहीं, तो कुछ लोग ऐसे ही आप देख लीजिएगा ना, आप बोलने से क्या मतलब है? डिसीजन देखिएगा ना 24 में, इससे ज्यादा बहुमत 38% वोट आपको अकेले बीजेपी का आया। क्या बोलो, 38 हो, 40 हो, 50 हो, मोदी जी को कोई, तो मैंने बोलता हूँ 24 में हिला नहीं सकते। क्या भाई सही बोल रहे हैं? ये मान लो। अल्लाह, क्या बात है? क्या कह रहे हो बबुआ? क्या कह रहे हैं? एक ही शेर है, बाला साहेब ठाकरे को भूल गया है? वो तो आज प्रधानमंत्री होने के बाद भी जो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अंगुली उठाते थे बाला साहेब ठाकरे जी, ऑन द स्पॉट हो जाता था। अरे भैया, विकास की बात करो। 98% आज बेरोजगार है धरती हमारी। किसान परेशान, पहलवान परेशान, देश की जवान परेशान। 107 दिन हो गया आज, 107 दिन हो गया जो बॉर्डर पे रक्षा करती है हमारी फौज, दिल्ली के जंतर मंतर धरती पे बैठी है। आंख नहीं है तो जरा देखो, धृतराष्ट्र मत बोलो, समझ रहे हैं? फिर कैसे करा कि आएंगे ही मोदी?
अरे ऐसे के आ जाएंगे का, उनका 2 बार झूठ बोल के हमने भी उनको वोट दे दिया, ऐसे जाके फिंगर दबाए थे, अब ऐसे उठाएंगे। बोल रहे हैं कि 100 गीदड़ बोलने दो, आंधी अब बदल चुकी है। सुन रहे हैं महंगाई की, इंडिया को फ्री खिलाओ केजरीवाल, सुनिए सरकार बनाएंगे, फ्री खिलाओ ना, क्या दिक्कत है? अरे भैया हम किसान हैं, हम दुनिया को खिलाते हैं, केजरीवाल क्या खिलाएंगे? खिलाओ ना फ्री। केजरीवाल कहाँ से खिलाएंगे भैया, हम किसान हैं, केजरीवाल को खिलाते हैं, मोदी जी को भी खिलाते हैं, अमित शाह को भी खिलाते हैं, फ्री में झंडे मिल गए। ठीक है, हम सबको खिलाते हैं क्योंकि हम किसान हैं। सच्चाई बोलोगे तो बुरा है। आज हमारी देश की फौज परेशान है कि नहीं? आप गए कि नहीं, उनसे मिले कि नहीं मिले? 107 दिन हो गया, 107 दिन हो गया, 107 दिन हो गया, किसान मुझे ये बताओ, 107 किसान हो ये बताओ। अरे भैया किसान के बेटे, आपको लिख के दे, कौन है? हमारा झंडा है, हमारा झंडा है, भारत का किसान हूँ, भारत का किसान हूँ, भारत का किसान हूँ, यही बात तो लोग कर रहे हैं, भारत का किसान हूँ, 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 इंडिया का किसान हूँ। जय जवान जय किसान। तो आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब महज 10 महीने से कम का वक्त रह गया। विपक्षी एकता की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि प्रचंड बहुमत के घोड़े पर सवार बीजेपी के अश्वमेध को अगर कोई रोक सकता है तो विपक्ष की एकता रोक सकती है, लेकिन विपक्ष की एकता ग्राउंड पर कितनी कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है, वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन राजनीतिक पंडित को अब भी लगता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोटर लामबंद हो जाए, एकजुट हो जाए, तो फिर 2024 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत चेहरे के मुकाबले उन्हें एक आम आदमी के चेहरे के जरिए मजबूत टक्कर दी जा सकती है। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ मैं ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। बच्चा नहीं हूँ मैं, पता है मुझे, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना। किसी का दिन बनाने के लिए बस दिल बड़ा होना चाहिए। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always.